मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की और आज हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है थर्मोडायनेमिक सेकंड। ये जो थर्मोडायनेमिक सेकंड है यानी कि ऊष्मागतिकी की जो सेकंड है वो ऊष्मागतिकी की फर्स्ट का ही एक बचा हुआ पार्ट है, जिसके अंदर हम जो हमने पढ़े थे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसकी कुछ सीमाओं के बारे में बात करेंगे। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की बात करेंगे, उसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कार्नो साइकिल। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसी रूल के कुछ सीमाएं होती हैं, इस प्रथम नियम की कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा किए गए कार्य के बीच में संबंध बताता है, यानी कि तंत्र ने कितनी ऊर्जा अवशोषित की है और उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो प्रथम नियम बताता है। यानी कि हम फर्स्ट हम कह सकते हैं कि प्रथम नियम होता है तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं किए गए कार्य में संबंध। ये हमारा कौन बताता है? फर्स्ट नियम बताता है, परंतु ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता। संबंध तो बताता है लेकिन क्या नहीं करता? ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता। ये हमारे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की एक सीमा है, यानी कि ये अवशोषित ऊष्मा को भी बताता है, किए गए कार्य को भी बताता है, लेकिन ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को ये डिफाइन नहीं कर पाता है। दूसरा, अगर हम प्रथम नियम के अनुसार किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय के बारे में बात करें तो अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन जो होता है वो स्थिर रहता है। यानी कि दूसरी इसकी सीमा क्या हो गई कि विलगित निकाय के अंदर विलगित निकाय में जो अवस्था परिवर्तन में ऊर्जा, विलगित निकाय में अवस्था परिवर्तन में ऊर्जा जो होती है वो स्थिर रहती है। ये भी किसकी है? प्रथम नियम की क्या है? सीमा है। अवस्था परिवर्तन जो होता है वो स्वतः होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, या परिवर्तन संभव है या नहीं, इसके बारे में भी हमारी जो प्रथम नियम है वो बिल्कुल भी नहीं बता पाता। यानी ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो अवस्था परिवर्तन के बारे में अध्ययन नहीं कर पाता या अवस्था परिवर्तन के बारे में नहीं बता पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की नेक्स्ट सीमा की, यानी कि प्रथम जो नियम होता है उसके अनुसार एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, परंतु प्रथम ये नियम ये नहीं बताता कि बिना किसी परिवर्तन किए तुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तन कैसे होगा। ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, समझ में आता है कि एक ऊर्जा दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन वहाँ पर किए गए कार्य यानी कि किए गए तुल्य जो कार्य की मात्रा है उसमें बिना ऊष्मा परिवर्तन के कार्य में परिवर्तन कैसे होता है, इसको भी हमारा प्रथम नियम नहीं समझा पाता है। तो ये थी हमारे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ सीमाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम के बारे में। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय जो नियम है उस ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन। देखो, सबसे मोस्ट द्वितीय नियम के कथनों के अंदर सबसे पहले आता है, हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं कैल्विन। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? कैल्विन ने स्टेटमेंट दिया कि उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार में कुछ ऊर्जा स्थानांतरित किए बिना एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा उसी समय ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। यानी कि सिंपल सी क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास में हाई टेम्परेचर के ऊष्मा भंडार से निम्न टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर के ऊष्मा भंडार में कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करनी है तो वहां पर चक्रीय प्रक्रम के द्वारा उसी समय ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है। यानी कि एक तंत्र के किसी भाग द्वारा पारिपार्श्व में
परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा के तुल्य मात्रा में कार्य जो रूपांतरित करना संभव नहीं होता। यानी कि या तो ऊष्मा का रूपांतरण होगा या कार्य का रूपांतरण होगा, दोनों का रूपांतरण एक साथ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। किसी भी चक्रीय प्रक्रम की अगर हम बात करते हैं तो स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा उसके कुछ भाग की क्या कर देती है, हानि कर देती है। यानी कि बिना तुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तन नहीं हो सकता है। सिंपल सी कह रहा है कि हाई टेम्परेचर से, यानी कि उच्च ताप से, हम उच्च ताप और निम्न ताप की बात कर रहे हैं, निम्न ताप। तो ये क्या कह रहा है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का भंडार में ऊष्मा तो स्थानांतरित हो जाएगी, लेकिन चक्रीय प्रक्रम के द्वारा उसी समय में जब ऊष्मा का स्थानांतरण हम कर रहे हैं उसी समय में कार्य में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। ये किसका कथन था, केल्विन का कथन था। दूसरा हमारे एक साइंटिस्ट होते हैं क्लासियस। क्लासियस क्या कहते हैं, क्लासियस कहते हैं कि किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए जिसमें अन्य बाह्य स्रोत की सहायता प्राप्त न हो, निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर वस्तु को, यानी कि उसको वस्तु को वापस गर्म वस्तु को प्राप्त करना क्या होगा, इसके लिए असंभव होता है। यानी कि सिंपल सी चीज है, क्लासियस कहना चाहता है कि कभी भी ऊष्मा अपने निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ये कब प्रवाहित हो सकती है, जब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना हो, तब तो स्वतः प्रवाह हो सकता है, लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाह स्वतः नहीं होगा। तो ये दो हमारे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझाने के लिए केल्विन और क्लासियस ने दो कथन दिए थे। उन कथनों का सीधा सीधा अंतर यही है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। दूसरा, अगर चक्रीय प्रक्रम की हम बात करना चाहे तो चक्रीय प्रक्रम के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होने के साथ साथ में कार्य के अंदर भी रूपांतरण करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये तो हमारे द्वितीय प्रथम नियम की कुछ सीमाएं और द्वितीय नियम के कुछ कथन। अब हमारा जो मेन टॉपिक होता है जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, वो है कार्नोट चक्र। कार्नोट चक्र, देखिए कार्नोट चक्र की हम बात करें, कार्नोट साइकिल या कार्नोट चक्र की हम बात करें तो इस जो कार्नोट साइकिल है वो जो हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सादी कार्नो, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सादी कार्नो, सादी कार्नो। सादी कार्नो ने क्या कहा था, 1824 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सादी कार्नो ने कहा था कि इस चक्र का अध्ययन करना ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए युक्ति बनाने जैसा है। यानी कि सिंपल सी सादी कार्नो ने यह कहा था कि इस चक्र का अध्ययन करके ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलने की युक्ति जो है वो ऊष्मा इंजन कहलाती है। यह सादी कार्नो ने बताया। यानी कि सिंपल सी चीज है, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में चेंज करने के लिए एक युक्ति बनाएगी, एक उपकरण बनाया गया, उस उपकरण को हमने क्या कर दिया, ऊष्मा इंजन कह दिया। यानी कि जो कार्नो चक्र होता है वो एक ऐसा चक्र होता है जिसमें कोई तंत्र उत्क्रमणीय प्रवाहों से गुजरते हुए पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे वो क्या आ जाता है, वापस आके वापस स्टैब्लिश हो जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, कार्नो साइकिल कहलाता है। जैसे अपने चक्रीय प्रक्रम होते हैं, ये ऐसा ही एक चक्रीय प्रक्रम होता है। यानी कि सिंपल कहें कि माना कि हमारे पास में 1 मोल आदर्श गैस होती है जिसको हमने एक सिलेंडर के अंदर भर दिया हो। अब सिलेंडर में भरने के बाद में उस पे भारहीन और घर्षणहीन हमने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। जैसे ही हमने उस पे भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन लगाया है उसके लिए हमने टेम्परेचर लिया है T1 और T2। अब जिसका ताप प्रत्येक भाग में क्या रहता है, हमारे पास में समान रहता है। अगर हम परिवेश की बात करते हैं तो परिवेश में अगर ऊष्मा का विनिमय होता है तो तापमान में कोई भी अंतर या परिवर्तन नहीं आता है अगर हमारे पास में प्रक्रम हमने कैसा लिया है, चक्रीय प्रक्रम लिया है। तो हमारे पास में T2 स्रोत का, T1 सिंक का कार्य करता है। स्रोत और सिंक से मतलब है, स्रोत तो हो गया हमारे पास में T1 और सिंक जो होती है वो हो गया हमारे पास में
T2। देखिए स्रोत और सिंक के मध्य हम बात करें, यदि ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ली जाती है, ऊष्मा भंडार से अगर ऊष्मा ली जाती है तो वह स्रोत का काम करती है, और अगर ऊष्मा भंडार से को ऊष्मा दी जाती है तो वो सिंक का काम करता है। ठीक है, तो स्रोत तो हो गया जब हम ऊष्मा भंडार से ऊष्मा लेंगे, और जब हम ऊष्मा भंडार को ऊष्मा देंगे तब वो सिंक होगा, और ऊष्मा भंडार से हम अगर ऊष्मा लेंगे तो वो स्रोत हो जाएगा। लेने पे वो खुद ऊष्मा भंडार होगा, वो स्रोत का कार्य करेगा, और अगर हम उसको ऊष्मा देंगे तो वो सिंक का कार्य करेगा। गैसीय सिलेंडर के अंदर दोनों भंडारों के बीच में एक काल्पनिक इंजन की भांति एक जो काम करता है वो सिंक काम करता है। दोनों भंडारों के बीच एक काल्पनिक इंजन काम करता है। जैसे हमारे पास में अगर कार्नोट चक्र की हम बात करते हैं तो कार्नोट चक्र होता है वो 4 पदों में काम करता है। इसके 4 पद होते हैं, 2 समदाबी होते हैं, जो 2 होते हैं वो समतापी होते हैं, और 2 रुद्धोष्म होते हैं। 4 पद होते हैं इसके अंदर। पहला पद होता है समतापी, ठीक है। दूसरा पद होता है हमारे पास में रुद्धोष्म। तीसरा पद होता है समतापी, और चौथा पद होता है ऑल्सो रुद्धोष्म। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चक्र जैसी चक्रीय संरचना, या आप मान लो आपके चक्रीय प्रक्रम यहाँ पे प्रोसीड होता है, एक साइकिल बनती है। तो सबसे पहले तो समतापी प्रसार होगा, फिर रुद्धोष्म प्रसार होगा, फिर समतापी संपीड़न होगा, और फिर क्या होगा, रुद्धोष्म संपीड़न होगा। यानी कि हम कहें कि हमारे पास में जो कार्नोट साइकिल है वो 4 पदों में पूर्ण हो रही है, और 4 पदों में पूर्ण होने के अंदर भी इसके 4 पद कौन होंगे, 2 पद समतापी होंगे और 2 पद रुद्धोष्म होंगे। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, पहले प्रसार होगा, फिर रुद्धोष्म प्रसार होगा, फिर समतापी संपीड़न होगा, और फिर रुद्धोष्म संपीड़न होगा। जब हम इसके कार्नोट साइकिल के एक डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनता है जिसके अंदर हमारे पास में एक डायग्राम बनाने के लिए हमारे बेसिक जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारी कुछ इस तरीके से काम आती है। ये हमारे कार्नोट साइकिल का बेसिक है, जहां पे P1 V1, P2 V2, P3 V3 और P4 V4 की बात हो रही है। ये हमने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए हमारे पास में ये इसकी लिमिट्स की लाइंस हैं। इजीली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो हमने नीचे तो क्या लिया है, वॉल्यूम, ठीक है, और ऊपर की तरफ लिया है हमने प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या आ रहा है, V1 है, ये हमारा वॉल्यूम V2 है, ये हमारा V4 है, और ये हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो चीज़ इस तरीके से काम में आ रही है कि हमारे पास में ये जो डायग्राम्स हमारे पास में बन रहे हैं, ये जो डायग्राम हमारे पास में फिलअप हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास में आ रही है कि कार्नोट साइकिल के अंदर सबसे पहले डायरेक्शन ये रहेगी, फिर ये रहेगी, फिर ये रहेगी, और ये डायरेक्शन ऐसे रहेगी। यानी कि टोटल मिला के हमारे पास में चक्रीय प्रक्रम बनता है, और चक्रीय प्रक्रम कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे जो हमारे पास में टेम्परेचर काउंट हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास समतापी प्रसार जो हमारा पहला पद होता है वहां पे T2 टेम्परेचर आ रहा है, और जहां पे हमारे पास में समतापी संपीड़न आ रहा है वहां पे T1 टेम्परेचर आ रहा है। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट को हमने A मान लिया, इस पॉइंट को हमने B माना, इस पॉइंट को हमने C माना, और इस पॉइंट को हमने क्या माना, D माना। तो हमारे पास में यहाँ पे T2 टेम्परेचर आ रहा है और यहाँ पे T1 टेम्परेचर, 2 ही टेम्परेचर की हमने बात की थी। समतापी प्रसार, यहाँ पे जो सब प्रसार हो रहा है यानी कि A से लेके B तक होता है उसको हम बोलते हैं समतापी प्रसार, ठीक है। और जो T1 टेम्परेचर वाले जो सिस्टम हमारे पास में चल रहा है वो हो गया समतापी संपीड़न, ठीक है।
ये जो B से C तक हम आ रहे हैं ये हो गया रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है। और जो D से A तक जा रहे हैं वो हो गया हमारे पास में रुद्धोष्म संपीड़न। ये डायग्राम ही हमें सारी चीज़ों के बारे में बता देता है कि कैसे कहाँ कौन से कार्नोट साइकिल के अंदर हो रहा है। P1 V1 से लेके P2 V तक समतापी प्रसार होता है, P2 V2 से लेके P3 V3 तक रुद्धोष्म प्रसार होता है, P3 V3 से लेके P4 V4 तक समतापी संपीड़न होता है, और P4 से लेके P1 V1 तक हमारा वापस क्या होता है, रुद्धोष्म संपीड़न होता है। तो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी साइकिल जो हमारा कार्नोट चक्कर है उसके रुद्धोष्म समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न, और इन चारों का ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम कार्नोट साइकिल पर ही अपना कंसंट्रेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।